जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो साइंस एमसीक्यू मॉक टेस्ट की सीरीज़ हमने शुरू की थी। आइए साइंस का मॉक टेस्ट को आज सॉल्व करते हैं। इस मॉक टेस्ट में 50 प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए। साइंस के बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आपसे पूछा जाता है, बाकी जनरली एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर भर्ती हो, ठीक है, चाहे वो आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, चाहे आप बीएसएफ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें साइंस आता है आपका, तो हर एग्ज़ाम के लिए हम साइंस को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में ये आपका दूसरा मॉक टेस्ट है आज। तो चलिए मैं इसको शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट साइंस स्पेशल 50 क्वेश्चन साइंस के। क्या क्या आपके क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? दोस्तों, कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह अगर हम आकार के अनुसार बात करें तो वो है आपका बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बृहस्पति। आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर पूछे कि दूरी के क्रम में, तो दूरी के क्रम में इसका नंबर 5वां है। दूरी के क्रम में ये सूर्य से 5वां सबसे दूर ग्रह है, लेकिन आकार में ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हो चुके हैं? अब 80 हो चुके हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, 82। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, लेकिन बृहस्पति के कितने हैं? 80। अच्छा, बृहस्पति के ना आप दो चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके ना एक 3 उपग्रह आपसे पूछे जाते हैं, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो। ये आप याद रखिएगा, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो वो है आपके बृहस्पति। ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो। दोस्तों देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ना एक मिशन कर रही है आपका। इस मिशन का नाम है जूस मिशन। ये जून में लॉन्च होगा, जूस मिशन। अगर आपसे पूछा जाए कि जूस मिशन किस ग्रह से संबंधित है, तो जूस मिशन बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और ये किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है शुक्र भोर का तारा किस ग्रह को बोलते हैं? हम शुक्र को। सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे सुंदर ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ये आप याद रखिएगा। और पृथ्वी की बहन किसे कहा गया है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र का नाम वीनस भी होता है, वीनस भी होता है। और हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जो जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। एक बुध और शुक्र, ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया? बेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? दोस्तों, बेग बेग समय ग्राफ का ढाल जो दर्शाएगा, देखो बेग समय को आप ऐसे मान सकते हैं, ये बेग है आपका और ये आपका समय है। इनका जो ढाल दर्शाया जाएगा ये त्वरण होता है आपका। तो इसका सही जवाब होगा आपका त्वरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण सदिश राशि है या अदिश, तो आप याद रखिएगा, त्वरण जो होता है ये सदिश राशि होती है। त्वरण सदिश राशि होती है। और विस्थापन भी कैसी राशि है? दोस्तों, विस्थापन भी आपकी सदिश राशि है, ध्यान रखना। चाल आपकी अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखने, आपसे पूछा जाता है। त्वरण क्या होता है वैसे? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? दोस्तों, इंद्रधनुष की रचना में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण का सब भाग लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि इंद्रधनुष की रचना जल की बूंदों द्वारा सूर्य के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ये आप याद रखना। सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है इंद्रधनुष, ठीक है। और इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं आपके? 7 कलर होते हैं। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना हमें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। डॉपलर प्रभाव किसने दिया था? तो डॉपलर प्रभाव जो दिया गया था ये डॉपलर के द्वारा दिया जाएगा। और
क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। और अति चालकता का सिद्धांत किसने दिया था? कैमरलिंग जोन्स ने दिया था। कैमरलिंग जोन्स इसने अति चालकता का सिद्धांत दिया था। तो इसका कोड क्या बनता है आपका दोस्तों? इसका कोड बनता है 2 3 1 4। ठीक है, मतलब 2341। तो कौन सा कोड बनेगा आपका? ऑप्शन ए, 2341 कोड बनता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी मैंने आपको मिला दिया, आप ऐसे ही याद रखिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन टीसीएस ने एग्जाम में पूछा था कि गति के नियम न्यूटन ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिए हैं? दोस्तों न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया एक किताब है, इसमें न्यूटन ने अपने गति से संबंधित नियमों को दिया है। आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, वायुयान और रॉकेट बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वायुयान और रॉकेट बनाने में जो धातु प्रयोग होती है वो होती है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एल्यूमिनियम। याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि कोरंडम किसका अयस्क है, कोरंडम किसका अयस्क है, तो आप याद रखना कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। साथ साथ आपसे पूछा जाएगा बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट भी आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्लियर। और आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, डायस्पोर किसका अयस्क होता है, तो डायस्पोर आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। डायस्पोर भी एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है एल्यूमिनियम धातु। क्लियर। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज़ और, अगर आपसे पूछे हमारे भूपर्पटी पर यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा मेटल्स मिलती है वो कौन सी है, वो है आपकी एल्यूमिनियम। पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका तांबा, मानव के द्वारा जिस धातु का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था वो तांबा थी। और राजस्थान में एक जगह है आपकी खेतड़ी, खेतड़ी की खाने राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, खेतड़ी की खाने तांबे के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए तांबे की खोज कब हुई थी, चालकोलिथिक युग में। तांबे की खोज चालकोलिथिक युग में हुई थी, ये आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चालकोलिथिक युग। क्लियर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है शीशा, शीशा मतलब लेड। ठीक है, लेड, लेड को शीशा बोलते हैं। इसका संकेत पीबी होता है और गैलेना इसका अयस्क होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि, दोस्तों धातुएं सुचालक होंगी, क्यों सुचालक होती हैं, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों करंट का फ्लो जो होता है ना वो मुक्त आयन के द्वारा होता है, और मुक्त आयन का मतलब क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, धातुएं सुचालक होंगी क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपसे पूछा जाए, आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने, जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये माइनस का होता है। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, दोस्तों विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है आपका, जिस तरंग दैर्घ्य में आप चीज़ों को देख सकते हैं वो कितना होता है, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। आप याद रखिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये आप याद रखें। क्लियर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हमारी आँख जो होती है ना, हमारी आँख सबसे ज़्यादा संवेदनशील किस रंग के लिए होती है, आसमानी के लिए। मानव की आंख सबसे ज़्यादा संवेदनशील आसमानी रंग के लिए होती है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अच्छा, क्या कहा गया है, बैरोमीटर दाब मापता है, बिल्कुल सही है। तापमापी तापमान मापता है, सही है। एक्टिनोमीटर, एक्टिनोमीटर सूर्य का प्रकाश मापता है, सही है। आइसोहाइट आर्द्रता मापता है, यही गलत है। आइसोहाइट आर्द्रता नहीं मापता दोस्तों। देखो, आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को बताता है। आर्द्रता मापने के लिए तो हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी तरंग की तीव्रता, अच्छा किसी तरंग की तीव्रता जो है ये किसके बराबर होती है, तो दोस्तों आप याद रखिएगा, किसी तरंग की तीव्रता स्रोत से दूरी व्युत्क्रम के नियम का अनुगमन करती है। मतलब क्या है
कि तरंग की तीव्रता दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मैं चलो यही बता देता हूँ, इसके मतलब ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं। किसी तरंग की जो तीव्रता होती है ना, वो दूरी का व्युत्क्रम तथा किसी तरंग की तीव्रता दूरी का व्युत्क्रम तथा आप बताएंगे आयाम के समानुपाती होती है। ठीक है, आयाम के समानुपाती होती है, ये आप याद रखिएगा। तो इसके जो सही आंसर बनेंगे दूरी का व्युत्क्रम और आयाम के समानुपाती, मतलब ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 10। क्या कहा गया है, यदि प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काट लिया जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों यदि आप कैसे मान सकते हैं इसको, आप इस तरह से मानिए कि R जो है, R प्रतिरोध का तार है, इसको n बराबर भागों में बांटा, तो हम कितना बनाएंगे दोस्तों इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा ना, वो R/n² हो जाता है। ठीक है, R/n²। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। इसको कभी सॉल्व कराऊंगा आपको क्लास में, तब बताता हूँ इसके बारे में। मध्य में वर्तुल छिद्र वाली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है। अच्छा दोस्तों, धातु की एक प्लेट को आप गर्म कर रहे हैं जिसके बीच में एक छेद है। मान लीजिए ये आपकी प्लेट है और इसके बीचों बीच में एक छेद है। ठीक, तो छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छिद्र के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जब भी हम धातु की प्लेट को गर्म करेंगे तो इसमें होगा क्षेत्रीय प्रसार, और क्षेत्रीय प्रसार होने से इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो क्या होगा, इस छिद्र का आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक छेद वाली प्लेट को गर्म करने पर उसके बीचों बीच में जो छेद होता है उसका आकार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंजन ने। उसके बाद में गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज की थी बैकुरल ने। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या बनेगा आपका, इसका सही जवाब बनेगा आपका 1 3 2 यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या होता है। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र होता है ml-1 L3T-2। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, m-1 L3T-2। ऑप्शन सी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात बड़ी जी बोलते हैं, इसका मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह पानी विस्थापित कर देता है, मतलब है वह समान मात्रा में। दोस्तों देखो, ये कोई बीकर मान लीजिए आप, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस बीकर में ये पानी भरा हुआ है। अगर इसमें आप कोई गुटखा डुबोएंगे तो गुटखा कितने पानी को निकालेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो वह अपने द्रव्यमान के बराबर, अपने वजन के बराबर पानी को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, अपने द्रव्यमान के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। आप याद रखिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत में ऐसा बताया गया है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसने कहा गया क्वेश्चन संख्या 15, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पीएन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है। दोस्तों पीएन संधि जो होती है वो दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, दिष्टकारी सेमीकंडक्टर बनता है और ये रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यहाँ पे कुछ अयस्क लिखे गए हैं और इनका मिलान करना है हमें। ठीक है, पहला है आपका बॉक्साइट, किसका अयस्क, आपका एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, हेमेटाइट, अच्छा यह हेमाटाइट लिखा हुआ है, इसने पूछा क्या, अच्छा मेल नहीं खाता, सॉरी मिलान नहीं करना, इसने पूछा गलत कौन सा है। तो दोस्तों हेमेटाइट जो होता है ना आपका, ये आपका तांबे का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट किसका अयस्क होता है, लोहे का।
ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी मोनाजाइट थोरियम का होता है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का होता है, बाकी सारे आपके सही है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन हेमेटाइट आपका तांबे का नहीं होता, ठीक है, ये लोहे का होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होती है वह क्या होता है? दोस्तों, अगर सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक है तो इससे क्या प्रभाव होगा? इससे ये होगा कि सेट करने के दौरान चटक जाता है, ठीक है। चूने की मात्रा अधिक होने से वह सेट के दौरान उसमें दरारें पड़ जाएंगी, और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर वह जल्दी जम जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे पहले सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ऑस्पिडिन ने की थी। जोसेफ ऑस्पिडिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। इंग्लैंड के निवासी थे ये, इंग्लैंड में ही सबसे पहली बार सीमेंट बनाया गया था, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों, हीरा किसका प्ररूप है? कार्बन का। संगमरमर किसका रूप होता है? दोस्तों, अगर संगमरमर पूछे आपसे तो कैल्शियम का। रेत जो होती है वो सिलिकॉन होती है, और रूबी जो होता है ये एल्यूमिनियम का घटक होता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं इन सबको आपसे। हीरा कार्बन का प्ररूप है, संगमरमर कैल्शियम का, रेत सिलिकॉन होती है, और रूबी एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो आपको मिल गया होगा अब आपका, तो इसका बनेगा आपका 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। और भारत में पन्ना की खान जो कि मध्य प्रदेश में, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपकी 2 से 3 दिसंबर 1984, और ये यूनियन कार्बाइड एक मतलब फैक्ट्री थी जिससे जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट जो हानिकारक गैस थी, इसका लीकेज हुआ था, आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रसोई एक मिश्रण है। अच्छा, रसोई गैस एलपीजी। दोस्तों, रसोई गैस जो होती है वो आपकी एलपीजी होती है, और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन इसका सही जवाब है ए, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम कुकिंग गैस भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कृत्रिम वर्षा करने में हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ, मतलब ऑप्शन डी, ये सभी, ये आप याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा करने में CO2 का, AgI का और NaCl सबका प्रयोग होता है, आप याद रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब वर्षा होती है तो वायुमंडल की कौन सी परत में वर्षा के मतलब घटना देखी जाती है? क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में वर्षा का फिनोमिना होता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अच्छा, वर्षा की तीव्रता किससे मापते हैं हम? रेन गेज। कभी क्वेश्चन आए कि रेन गेज क्या होता है? दोस्तों, वर्षा की तीव्रता मापने वाला यंत्र रेन गेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल का रेचन कौन सा हो सकता है जो कैंसर कारक हो सकता है? तो आप याद रखना, सीसा धातु से ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सीसा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैंसर होता है इसका अध्ययन क्या है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन होता है, और याद रखिएगा। और 4 फरवरी को हम कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 4 फरवरी कैंसर डे। क्लियर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाए कि दम घोटू गैस किसे बोलते हैं? दम घोटू गैस जो होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। और हमारे ब्लड में 200 से 300 गुना तेजी से घुलने वाली जो हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पूछा गया था ऑटोमोबाइल के रेचन से, मतलब शीशे से कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका, क्लोरोफार्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, क्लोरोफार्म के संदर्भ में जो कथन है वो कौन सा सही है, हमें बताना है कि क्लोरोफार्म एक द्रव ईंधन है, क्लोरोफार्म एक द्रव ईंधन है, संवेदन हारक है या अग्निशामक है? दोस्तों, सही जवाब है ये संवेदना हारक है, ठीक है। मतलब है अगर आपने इसको सूंघ लिया तो आपको बेहोशी हो जाएगी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो क्लोरोफार्म जो है आपका संवेदना हारक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ आप, क्लोरोफार्म को आप सिंपल बोतल में नहीं रख सकते। अगर आपको क्लोरोफार्म रखना है तो आप इसको केवल रंगीन बोतलों में ही रखोगे। इसका कारण क्या है? मुझे कारण लिख के बताइएगा कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में ही क्यों रखा जाता है, ये मुझे बताइएगा कि इसका कारण क्या है, ठीक है। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3,
ये सूत्र आप याद रखिएगा क्योंकि ये एसएससी जीडी में इस बार पूछा गया था। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। तो ये जरूर बताइएगा कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट आपका, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है? दोस्तों परमाणु घड़ी जो होती है ये सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सीजियम के संक्रमण पर आधारित है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों एल्यूमिनियम की बात हम कर चुके हैं। मैग्नीशियम से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि क्लोरोफिल का नाम तो सुने होंगे आप। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? दोस्तों पौधों की पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें धातु मैग्नीशियम होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका सोडियम को आप किस में रखेंगे? मिट्टी के तेल में। सोडियम जो होता है ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आप याद रखिएगा। तो परमाणु घड़ी सीजियम पर आधारित है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, अच्छा इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की फिर? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। रेडियोएक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी ने। एक बार दोबारा मिला के देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक और रेडियो एक्टिवता की खोज मैडम क्यूरी। ठीक है, सही जवाब क्या बनेगा आपका? इसका बनेगा आपका 2 1 4 3। ठीक, 2 1 4 3। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे पर जंग लगता है। वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगाने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों मुक्त वायु में जो लोहे पर जंग लगेगा वो एक तो किसके कारण लगेगा? 2 चीजें होती हैं। तो यहाँ पे एक तो नमी होगी वायुमंडल में, ठीक है, और दूसरा आपका ऑक्सीजन। तो नमी और जो ऑक्सीजन होती है ना, इसके कारण लोहे पर जंग लग जाता है। और लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या हो जाती है? भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये आप याद रखना, क्वेश्चन कई बार आता है कि लोहे पर जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार में वृद्धि हो जाती है। और लोहे को जंग से अगर आपको बचाना है तो आप उस पर जिंक की परत चढ़ाएंगे। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाएंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 क्या कहा गया है? क्वेश्चन संख्या 27 में, क्वेश्चन संख्या 27 क्या कहता है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में जो समस्थानिक हम प्रयोग करते हैं वो यूरेनियम 235 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए यूरेनियम 235। लेकिन पृथ्वी की आयु जब ज्ञात करते हैं तो हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में कौन से आइसोटोप का यूज करते हैं? यूरेनियम 238। और परमाणु ईंधन में यूरेनियम 235। नेक्स्ट आपका, कोयले की खदानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों कोयले की खदानों में विस्फोट जो करती है वो मीथेन गैस करती है। ऑक्सीजन के संपर्क में जैसी आती है तो ये विस्फोट कर देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दलदली इस क्षेत्रों में या दलदली स्थानों पर कौन से गैस निकलती है? मीथेन गैस। आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कभी एग्जाम में कि जुगाली, जो पशु जो अपना मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जब भी कोई वस्तु सड़ेगी तो सड़े गले स्थानों पर भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मार्स गैस किसे कहा गया है? तो मार्स गैस जो है मीथेन गैस का ही नाम है। ठीक है, तो मीथेन गैस कोयले की खदानों में विस्फोट कर देती है। ऑप्शन बी। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन जो है वो आपका फ्लोरीन होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, ब्रोमीन लिखा गया, ब्रोमीन को लाल द्रव भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लाल द्रव किसको कहा गया है? तो ब्रोमीन को लाल द्रव कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, चाइनीज़ खाने में सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों चाइनीज़ खाने में क्या प्रयोग करते हैं हम? तो याद रखिएगा चाइनीज़ जो खाना होता है इसमें एसिटिक अम्ल का प्रयोग ज़्यादा होता है। एसिटिक अम्ल, सिरके का अम्ल भी बोलते हैं इसको हम, एसिटिक अम्ल। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अमीबा का चालन अंग क्या है? दोस्तों अमीबा का जो चालन अंग होता है वो सीडोपोडिया होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? पादप बोला जाता है। ठीक है, अमीबा का चालन अंग सीडोपोडिया होता है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अच्छा अमीबा क्या है? अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा क्या है तो अमीबा प्रोटोजोआ होता है और ये एक कोशिकीय होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल खाता है? दोस्तों सही मेल के बारे में बताना है, क्या होता है? देखो, कीट आघात संवहन तंत्र,
कीट आघात संबंधी तंत्र। अच्छा, इसमें सही वाला ये आपका गलत है। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। अच्छा, उसके बाद में आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ये तो सही है आपका, यही आपका सही है, बाकी ये आपके गलत हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन ये सब गलत है आपके, ये तनाव की अवस्थाएं होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, हरी पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं इनमें कौन सा विटामिन मिलेगा, हमें सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, यह हमें बताना है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, इनमें विटामिन ए पाया जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए होगा और साथ साथ इसमें आयरन की मात्रा होती है। कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी होता है, ऑप्शन इसका 3 बन रहा है। उसके बाद में खमीर, खमीर जो होता है दोस्तों इसमें विटामिन बी होता है, खमीर में विटामिन बी। गेहूं का अंकुरित तेल में विटामिन ई होता है, विटामिन ई। तो इसका सही जवाब बनेगा आपका, किस तरह से बन रहा है आपका, देखो पहले यानी कि एक, दूसरा आपका 3 से मेल खाता है, 3, और ये खमीर 2 से मेल खाता है, और ये आपका 5 से मेल खाता है, यानी कि 1 3 2 5, 1 3 2 5 इसका सही बन रहा है। तो इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, 1 3 2 5, 1 3 2 5 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रुधिर द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन ले जाने का काम लोहित कोशिकाओं का होता है। लोहित कोशिकाओं मतलब हीमोग्लोबिन का काम होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, ये आप याद रखना। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, लोहित कोशिका। नेक्स्ट आपका, ताजमहल, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का रंग कैसा हो रहा है, पीला, पीला पड़ रहा है। ये आप याद रखिएगा, तो कि ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा वो अम्लीय वर्षा से है। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा जो होती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, तो अम्ल वर्षा में एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें मुख्य होती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलेगी तो नाइट्रिक अम्ल का रूप ले लेती है, और सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलेगी तो H2SO4 का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार जो अम्ल वर्षा होती है उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों भाग लेते हैं। तो ताजमहल सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होता है अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता। दोस्तों, प्रदूषण नहीं फैलाता सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रदूषण नहीं फैलाता। बाकी पेट्रोलियम के जलने से, रबड़ के जलने से प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा का उपयोग पेट्रोलियम मतलब प्रदूषण नहीं फैलाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्या है आपका, एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन को एक्वाकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर पुष्प, सेरिकल्चर रेशम, विटीकल्चर अंगूर। ये दोनों एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या है आपका, एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूल की खेती, सेरिकल्चर रेशम, विटीकल्चर अंगूर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन संख्या 37 का सही जवाब क्या बनना है आपका, 4 3 1 2, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या बनेगा आपका, अब आपका 39। क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 39 में, सॉरी 39 38 बनेगा ना, 37 हो गए। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं। दोस्तों, खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जिह्वा के किस भाग में होंगी, तो ये जिह्वा के पार्श्व भाग में होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, पार्श्व भाग में होती हैं, आप याद रखिएगा। देखो आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारी जीभ का एक स्ट्रक्चर है। सबसे आगे मीठा, यहाँ मीठा होता है, साइड में आपका साल्टी होगा, और ये पार्श्व भाग जो होता है ना, पश्च पार्श्व भाग, यहाँ पे आपका खट्टा स्वाद होता है, और ये आपका कड़वा स्वाद होता है। जीभ के इस भाग में कोई भी स्वाद कलिका नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा कि जीभ के कौन से भाग में स्वाद कलिका नहीं है, तो वो आपकी मध्य भाग होता है। दोस्तों, जीभ में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, पेपिला। कभी क्वेश्चन आए कि जीभ में छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या कहा गया, पेपिला कहा जाता है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, तो आपसे पूछा गया था कि जीभ में खट्टे स्वाद की कलिकाएं पार्श्व भाग में होती हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन कायिक उर्वरीकरण कहलाता है। दोस्तों, कायिक उर्वरीकरण जो होता है वो आपका त्रिगुण संलयन होता है। ऑप्शन ए त्रिगुण संलयन होता है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत आता है एग्जाम में, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आपका,
कथन पढ़िएगा और कथन के कारण को स्पष्ट कीजिएगा। अच्छा, क्या कहा गया है? शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर सकते हैं। अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। अच्छा, तो क्या कहा गया इसमें? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है कि शाकनाशी पौधे जो होते हैं वो बिना क्षति पहुंचाए अपतरणों को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें कारण क्या था कि अपतरणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन शुरू करता है? दोस्तों, यदि किसी तरह का एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम WBC करती है, श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका का मुख्य काम रोगों से लड़ने की क्षमता देना होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिका। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC। अगर आपसे पूछा जाए RBC जो है इसका काम क्या है? इसका मेन काम हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को बनाए रखना है। और RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन का होता है, आप याद रखिएगा। तो एंटीजन के खिलाफ एक्शन कौन लेता है? श्वेत रुधिर कणिका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद ये देहरादून में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? दोस्तों, जैव मात्रा पर जो पिरामिड बनता है ना, वो आपका तालाब में उल्टा होता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तालाब में उल्टा होगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 44 में? क्लोरोफिल में कौन सी धातु या आयन पाया जाता है? दोस्तों, क्लोरोफिल में जो धातु या आयन होती है वो मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछे इप्सम किसका साल्ट होता है? दोस्तों, इप्सम जो होता है ये मैग्नीशियम का साल्ट है। इप्सम ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, MgSO4 × 7H2O, ये इप्सम होता है, आप याद रखना, पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर? दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे कोबाल्ट, दोस्तों एक कोबाल्ट 60 होता है आपका, कोबाल्ट 60, और इसका उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। और विटामिन B12, आप नाम सुने होंगे, विटामिन B12 में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका जस्ता मतलब जिंक का अयस्क क्या है आपका? कैलेमाइन। जिंक का अयस्क क्या है आपका? कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिटमस किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी माना गया है, और ये सहजीविता का संबंध दर्शाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। कवक किसके बीच का लिंक है? लाइकेन कवक और शैवाल के बीच का लिंक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया विषाणु मतलब वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। और वायरस ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, बल्कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या होती है? दोस्तों, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को मिटा देती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? कंपाइलर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसर? दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो आपका कंपाइलर होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपका चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? दोस्तों, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी, यानी कि निर्वात ट्यूब। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की जो सीमा थी वो 1971 से 1980 के बीच चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर बने हुए थे, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, आप याद रखें। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये परम 8000 था, 1986 में बना था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को वैसे कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज, और इसने एक बेसिलिस्क इंजन बनाया था। ठीक है, बेसिलिस्क इंजन बनाया, आप याद रखिएगा, और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना गया। नेक्स्ट आपका, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? दोस्तों पहली बात तो आप याद रखना, बग जो है वो कंप्यूटर की एरर होती है, कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहा जाता है। तो बग जो होता है ये एरर ही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो ये था साइंस का एक 50 क्वेश्चन का छोटा सा मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।